गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे पंजाब बोर्ड द्वारा इशू किया गया एमबीटी रॉकेट मॉडल बोर्ड मॉडल क्वेश्चन पेपर। और इसमें देखो आपको क्या क्या दिया है। एक तो प्रीवियस ईयर पेपर दिया हुआ है और सैम्पल स्पेसिमेन पेपर जो दिया है बोर्ड ने इशू किया है वो दिया हुआ है, लेकिन वो दोनों हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके जो मॉडल क्वेश्चन पेपर्स दिए हैं ना उनको सॉल्व करेंगे। 7 मॉडल क्वेश्चन पेपर्स इसमें दिए हुए हैं, उनको सॉल्व करना आज स्टार्ट करेंगे। मुझे इसके क्वेश्चन डिफरेंट लगे देवेंद्रा 3 in 1 से, मतलब जो एमसीक्यूज थे अच्छे लगे, तो हम आज उनको स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप उनको रिवाइज कर लेना। सो लेट अस स्टार्ट। एमपीटी रॉकेट मॉडल एस पेपर नंबर 1, क्लास 12th का है, पंजाब बोर्ड का। सो फर्स्ट देखो, मॉडल टेस्ट पेपर बेस्ड ऑन, देखो मॉडल टेस्ट पेपर्स बेस्ड ऑन मॉडल क्वेश्चन पेपर रिसेंटली इशूड बाय पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड मोहाली। जो पीएसईबी ने मतलब जो नया स्पेसिमन पेपर आपको इशू किया है ना, उसके अकॉर्डिंग ही ये सैम्पल पेपर्स बने हुए हैं, ठीक है। अब इनकी रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। सो देखो, फर्स्ट एमसीक्यू है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, देन द नंबर ऑफ इक्वलेंस रिलेशंस कंटेनिंग 1 and 2 इज। अब आपको बताना है कि मतलब अगर आपके पास एक सेट है ए 1 2 3, तो इनमें इक्वलेंस रिलेशन कितने बनेंगे और उसमें 1 2 का होना बहुत ज़रूरी है। तो देखो रिलेशन 1, अगर ये रिफ्लेक्सिव होगा, फर्स्ट कंडीशन, अगर ये रिफ्लेक्सिव होगा तभी इक्वलेंस होगा। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव जो तीनों रिलेशन होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वलेंस रिलेशन। तो इक्वलेंस रिलेशन बनाने के लिए पहले इसको रिफ्लेक्सिव बनाते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, खुद का खुद के साथ कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। 1 1 2 2 3 3 ये तो मस्ट है होना, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि 1 2 भी आना चाहिए। अगर 1 2 आएगा तो इस 1 2 को सिमेट्रिक बनाने के लिए 2 1 भी होना चाहिए, ठीक है। और इसको ट्रांजिटिव भी बनाना है। ट्रांजिटिव बनाने के लिए 1 2 2 1 पड़ा है तो 1 1 होना चाहिए, वो है 2 1 है, 1 2 है तो 2 2 का होना चाहिए, 2 2 है, ठीक है। तो ये हो गया एक तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सॉरी आपका इक्वलेंस रिलेशन। नेक्स्ट R2, उसमें भी देखो 1 1 2 2 3 3 का तो होना ज़रूरी है, ठीक है। एक देखो 1 2 का होना ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है, 2 1 आ जाएगा। ये तो सारे एलिमेंट्स आएंगे ही आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये इक्वलेंस है अभी तक। अब देखो इसमें अगर हम ऐड कर दें 1 3, अगर हमने 1 3 को ऐड कर दिया तो 2 1 1 3। पहले तो देखो इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए 3 1 का होना ज़रूरी है अब, ठीक है। उसके बाद अब देखो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। अब देखो ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव, 2 1 है, 1 3 है, 2 3 का होना ज़रूरी है, वो नहीं है, 2 3 लिख लो। अब ये ट्रांजिटिव हो गया, देखो चेक करो, 2 3 है, 3 1 है, 3 1 का होना ज़रूरी है, 2 1 का, 2 1 है, ठीक है। अब लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 2 3 है, 3 2 का होना ज़रूरी है, ठीक है। अब आप इनको चेक करो, ये इक्वलेंस रिलेशन बन जाएगा, कैसे भी चेक कर लेना। देखो 1 3 है, 3 2 है तो 1 2 होना चाहिए, 1 2 है, 3 1 है, 1 2 है तो 3 2 का होना ज़रूरी है, 3 2 बन जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे करके कुछ भी चेक कर लो तो ये आपके पास इक्वलेंस रिलेशन ही आएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई और इक्वलेंस रिलेशन नहीं बनेगा जिसमें आपका 1 2 हो। तो कितने नंबर ऑफ रिलेशन ऐसे आएंगे जो इक्वलेंस आएंगे 3 सेट के साथ, 2। तो बी ऑप्शन आ गई आपका आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। देखो ए की वैल्यू 3 5 दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 2, ए की वैल्यू है 3 5, देन नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए। आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताने हैं कितने आएंगे। देखो इनके ना अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालना है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालने के लिए उसका फॉर्मूला होता है 2n n माइनस 1। तो देखो n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो n की वैल्यू क्या है आपकी 2, यहाँ पर डाल दो 2 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2 4। ये तो हो गया नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
यही क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आप बताओ कि नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितने होंगे, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन बताओ कितने होंगे। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2 raised to power n n+1/2। ये आपको याद रखने हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ऐसा कोई भी सम देवेंद्रा 3 in 1 में नहीं आया था, ठीक है, उसको भी सॉल्व कर दिया था हमने सारा, वो भी अच्छा था, उसमें भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो प्लीज़ आप लोग उसको भी विजिट कर लेना, उनको भी पढ़ लेना, एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से, और इसको भी कर लेना। ठीक है, सो आपका आंसर कितना आया यहाँ पर 4, बी पार्ट आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। वैल्यू निकालनी है आपको tan इनवर्स tan 7π/6। देखो, ऐसे आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में डायरेक्ट कटिंग तो कर नहीं सकते, क्योंकि जब तक ये प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं है तब तक आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते। तो इसको कैंसिल करने के लिए इसको पहले प्रिंसिपल ब्रांच में लेके आना पड़ेगा, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब देखो π/6 होता है 30, 30 × 7 210, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। तो इनवर्स की जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है tan की, वो क्या होती है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। तो इसका मतलब है इसको थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो इसको फर्स्ट में लेके जाना पड़ेगा। फर्स्ट में लेके जाने के लिए क्या करोगे, tan इनवर्स, अब देखो इसको कैसे लिख सकते हो, tan π+π/6 लिख सकते हो। तो अब tan 180 + थीटा, नो चेंज, ये बन गया tan π/6। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ गया आपका π/6। ए पार्ट आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखो फोर्थ में, A is a square matrix such that A square is equal to A। A square is equal to A गिवन है आपको, आपने वैल्यू निकालनी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस A का होल क्यूब -7A की, ये बताना है। देखो होल क्यूब है तो आप क्यूब का फॉर्मूला नहीं यहाँ पर अप्लाई कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, 3 बार इसको मल्टीप्लाई, सिंपल, i + a i + a i + a -7a। तो देखो इन दोनों को पहले करते हैं, i × i स्क्र, i × i भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, i × a + a × i प्लस a का स्क्वायर इंटू i + a -7a, i × i का स्क्वायर। देखो i को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करते जाओ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आती है। ए मैट्रिक्स को i से मल्टीप्लाई करोगे a ही आएगा, a आ जाएगा, a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है a, ठीक है जी, i + a -7a, ये बन गया आपका i + 3a इंटू i + a -7a, i × i फिर से ऐसे मल्टीप्लाई करो, i स्क्वायर प्लस i × a प्लस 3a × i प्लस 3a का स्क्वायर -7a, ये i का स्क्वायर फिर से i हो गया, i × a होता है a, 3a × i 3a बन जाएगा, 3 × a स्क्वायर की वैल्यू फिर से क्या है a -7a, ये बन गया आपका i + 3 + 3 6 + 1 7 7a -7a, ये कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया i। तो सी ऑप्शन आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ऑरल क्वेश्चन है। देखो द मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स दी हुई है 0 0 5 0 5 0 5 5 0। अगर ये ऐसा होता 5 0 0 मतलब ऐसा डायगनल होता, ये ऐसा डायगनल है ना, अगर ऐसा डायगनल होता है तो उसको हम डायगनल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स हो जाता है, अगर स्केलर होता है तो ये तीनों वैल्यूज सेम होती हैं, ठीक है। डायगनल अगर ये तीनों डिफरेंट होती हैं, अगर अगर ये तीनों 1 होती हैं तो मतलब ऐसे वाले डायगनल में, ऐसे वाले में अगर ये तीनों वैल्यूज सेम होती हैं तो उसको स्केलर बोलते हैं, ये तीनों वैल्यूज डिफरेंट होती हैं, बाकी सब 0 होता है तो उसको हम डायगनल मैट्रिक्स बोलते हैं, और अगर ये तीनों 1 1 1 होती हैं, बाकी सब 0 होता है तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेकिन इसके लिए कोई नाम नहीं है, ये तो स्केलर मैट्रिक्स भी नहीं है, डायगनल भी नहीं है, यूनिट मैट्रिक्स भी नहीं है, और ये क्या है, स्क्वायर, सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि ये 3 × 3 की मैट्रिक्स है। उसके बाद है, देखो लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3,
देन के ए का डिटर्मिनेंट आपको फाइंड करना है। देखो के ए के डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होता है के रेज टू पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ए, वेयर एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है जी। अब देखो के की वैल्यू नहीं पता और 3x3 की मैट्रिक्स है, इसका मतलब है आपके पास n की वैल्यू क्या है 3, के क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ए। तो ये आ गया आपका आंसर। तो इसका मतलब है कि 6th पार्ट है आपका आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, आपको एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 7x बाई 3x, x इज नॉट इक्वल टू 0, m x इज इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 दिया है, तो आपको m निकालना है। तो इसके लिए देखो यहाँ पर साइन 7x बाई 3x है ना। आपने 11th क्लास में करा है, अगर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x बाई x बन जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो आपने अगर यहाँ पर देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, लिमिट साइन x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x बाई 3x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 m। पहले तो ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले सकते हो। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/3 साइन 7x बाई x इज इक्वल टू, इसमें लिमिट डालने के लिए कुछ नहीं है तो इसको m ही लिख सकते हो, यहाँ पर x की वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। अब देखो हमने पढ़ा है कि यहाँ पर अगर x है तो नीचे x होना चाहिए, तब वैल्यू 1 आती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 7x है तो यहाँ 7 होना चाहिए, तो 7 बनाने के लिए 7 से डिवाइड कर लो, 7 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो गई 1। 7/3 इज इक्वल टू m, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 7/3। तो ये आ गया आपका ए पार्ट आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। आपको दिया है ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सी, देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। आपको ये फाइंड करना है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यहाँ कांस्टेंट है, टेकिंग लॉग, लॉग ले लो, लॉग ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू लॉग सी। लॉग ई कैंसल, आपके पास क्या बचता है एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू लॉग सी बचा। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को डिफ्रेंशिएट करो, आपके पास आएगा u को ऐसे ही रखा, v को डिफ्रेंशिएट किया dy बाई डी एक्स, प्लस y को ऐसे ही रखा, एक्स स्क्वायर को किया तो 2x इज इक्वल टू लॉग सी कॉन्स्टेंट है वो आ गया आपका 0। एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2yx, तो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू -2yx बाई एक्स स्क्वायर, एक x के साथ एक x कैंसिल हो गया, तो आपके पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस का 2y बाई एक्स। तो आपके पास आ गया बी पार्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का बी आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9th पार्ट। x की वैल्यू दी हुई है टी स्क्वायर, y की वैल्यू दी हुई है टी क्यूब। आपको फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। देखो डी एक्स बाई डी टी फाइंड कर लोगे 2t आ जाएगा, डी वाई बाई डी टी फाइंड कर लोगे 3t स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 3t स्क्वायर बाय 2t। टी के साथ टी कैंसिल हो गया, 3/2t। लेकिन आपको डबल डिफ्रेंशिएशन फाइंड करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3/2 तो कांस्टेंट है, टी को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे डी टी बाई डी एक्स। आपके पास डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू 2t है, तो टी डी टी बाई डी एक्स की कितनी हो जाएगी 1/2t, 3/4t। ये आ गया आपका आंसर, दैट इज बी पार्ट, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है 10th। देखो फंक्शन दिया हुआ है एक एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स माइनस साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर, आपने बताना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा। तो पहले अगर इंक्रीजिंग होता है ना तो आपका जो एफ डैश एक्स होता है वो ग्रेटर देन हमेशा 0 होता है, तो इसको डिफ्रेंशिएट किया के
माइनस कॉस एक्स, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 बिकॉज आपको ये इंक्रीजिंग फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है के शुड बी ग्रेटर देन कॉस एक्स। अब आपको पता है कॉस एक्स लाइज बिटवीन, कॉस एक्स की वैल्यू जो है -1 से लेके 1 तक लाई करती है। तो एक बार यहाँ पर अगर -1 डालोगे, एक बार 1 डालोगे, ठीक है। तो देखो कॉस एक्स की वैल्यू यहाँ पर एक बार -1, एक बार 1। तो देखो के की वैल्यू या तो यहाँ पे नंबर लाइन अगर बनाओ -1 1, एक बार कहते हैं कि -1 से बड़ी है, दूसरी बार कहते हैं कि 1 से बड़ी है, दोनों में कॉमन जो वैल्यू आएगी वो आपका आएगा आंसर। सो के शुड बी ग्रेटर देन 1, ए पार्ट आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th देखो, इफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a 1/4 plus x square dx इज इक्वल टू π/6, तो आपको a फाइंड करना है, ठीक है। 1/a² प्लस एक्स स्क्र का इंटीग्रेशन आपको आता ही है। ये कौन सी फॉर्म है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 0 to a 1/2² प्लस एक्स स्क्र, इसका इंटीग्रेशन 1/a tan इनवर्स x/a, और लिमिट दी हुई है 0 to a, और ये किसके इक्वल है π/6 के। लिमिट्स डाल दो 1/2 tan इनवर्स a/2 माइनस, जब यहाँ पर 0 डालोगे तो tan इनवर्स 0 कितना होता है, 0 ही होता है, तो वो मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। इज इक्वल टू π/6, ये आ गया आपका tan इनवर्स a/2 इज इक्वल टू π/2 π/6, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई का हो गया π/3, tan इनवर्स उधर जाएगा तो बन जाएगा tan π/3, a/2 tan π/3 मतलब tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो ए आ गया आपका 2√3, तो ये आ गया बी पार्ट आपका आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 12th। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 मॉडुलस ऑफ x dx। अब देखो मॉडुलस का फंक्शन मतलब अगर इंटीग्रेशन में मॉडुलस आ जाए तो वहाँ पर प्रॉपर्टी लगती है, मॉडुलस के अंदर जो भी आपको फंक्शन दिया है उसको 0 करना होता है। जितनी वैल्यू आए आपकी वहाँ से आपने लिमिट को ब्रेक कर देना होता है, -1 to 0 x और 0 to 1 x। अब देखना नेगेटिव साइन कहाँ आएगा और पॉजिटिव साइन कहाँ आएगा। देखो -1 से लेके 0 तक कोई भी वैल्यू यहाँ पर डालोगे x में तो x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो यहाँ माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव डालोगे तो पॉजिटिव आएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, x² आएगा -1 0 प्लस और माइनस पड़ा बाहर x²/2 0 to 1। लिमिट्स डाल दो, 0 डालोगे तो देखो 0 ही आएगा, माइनस का 1 डालो प्लस का 1 डालो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1/2 बन जाएगा। सेम यहाँ 1/2 माइनस 0 बनेगा, तो ये आ गया आपका माइनस माइनस प्लस 1/2 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 1। तो सी पार्ट आ गया आपका आंसर। आई होप क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे हैं। इन केस कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y dx माइनस एक्स डी वाई बाय वाई इज इक्वल टू 0। देखो इसको ऐसे लिख सकते हो y बाय वाई डी एक्स मैंने सेपरेट कर लिया इज इक्वल टू 0, y से y कैंसिल, dx इज इक्वल टू एक्स बाय वाई डी वाई आ गया आपके पास। वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, 1/x dx इज इक्वल टू 1/y dy। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स आपके पास आ गया log x प्लस कांस्टेंट लगाना है log c इज इक्वल टू log y। यहाँ log m प्लस n की प्रॉपर्टी लगेगी, log xc इज इक्वल टू log y, देन xc विल बी इक्वल टू y। तो ये आ गया आपका आंसर, सी पार्ट आया आपका आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। A vector
14th, a vector dot I is equal to a vector dot I plus j is equal to a vector dot I plus j plus k इज इक्वल टू 1 गिवन है और आपको यही वाला ए वेक्टर फाइंड करना है। तो हम लेट कर लेते हैं कि ए वेक्टर कैसा वेक्टर है, एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर आई कैप इज इक्वल टू 1 है, मतलब ये सारी वैल्यूज आपस में इक्वल है। इसका मतलब है ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। आई प्लस जे की वैल्यू भी 1 है, आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू भी 1 है। ए की वैल्यू डालो, एक्स आई वाई जे प्लस जेड के डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1। तो डॉट प्रोडक्ट करोगे तो एक्स की वैल्यू आ गई 1। सेम इसमें डाल लो, एक्स आई वाई जे प्लस जेड के डॉट आई कैप प्लस जे कैप इज इक्वल टू 1 है। तो डॉट प्रोडक्ट करोगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। सेम इसमें डाल लो, जेड के डॉट आई जे के इज इक्वल टू 1। विजिबल है आई होप ये, हाँ जी। तो देखो डॉट प्रोडक्ट करोगे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। ये वाली x की वैल्यू को यहाँ डालोगे तो आपके पास, इसको यहाँ डालोगे तो आपके पास आएगा 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1। 1 से 1 कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ गई 0, x की आई है 1। x और y की यहाँ डालोगे, x की 1 y की 0, z नहीं पता, 1 से 1 कैंसिल, z इज इक्वल टू 0। तो ए वेक्टर कितना आ गया आपका, एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ चुकी हैं आपके पास। तो आपका वेक्टर आ गया आई कैप। मतलब क्या था आपका ए वेक्टर, एक्स आई मतलब 1 आई 0 जे 0 के, तो ये तो 0 ही हो गया, बचा अकेला आई। तो बी पार्ट आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। आपको क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 36 प्लस 4 प्लस 9 स्क्वायर रूट 49 दैट इज इक्वल टू 7। सी पार्ट आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब देखो, अगर एक लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितने डिग्री का बनाएगी, एंगल विद एक्स एक्सिस, एंगल विद एक्स एक्सिस 90 डिग्री का। और जेड एक्सिस के भी अगर परपेंडिकुलर दिया है तो एंगल विद जेड एक्सिस कितना आएगा, 90 डिग्री। एंगल विद वाई एक्सिस कितना हो जाएगा, उसके तो पैरेलल हो जाएगी, तो 0 डिग्री। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, आपको फाइंड करना है डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 होता है आपका 0, कॉस 0 1, कॉस 90 0। तो ये आ गया आपका 0 1 0। ये है आपका डी ऑप्शन, ठीक है। द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट अल्फा बीटा गामा इन एक्स वाई प्लेन। अब एक्स वाई प्लेन के ऑपोजिट क्या होगा, सिर्फ आपका जेड एक्सिस का ही साइन चेंज होगा और किसी का चेंज नहीं होगा, ठीक है। द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन डिसीजन वेरिएबली involved in the objective functions of a linear programming problem are। अब देखो एलपीपी में जो आपको रिस्ट्रिक्शंस दी होती हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। तो ये आ गया आपका बी पार्ट। 19th है, ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट पी ए इज नॉट इक्वल टू 0 सच दैट पी बी बाय ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 1 दी हुई है। तो
आपने फाइंड ये चारों में से ऑप्शन बतानी है कौन सी सबसे सही है। तो पी बी बाय ए का फॉर्मूला ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 है। तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए आ गया। अब देखो ए सेट कितना है, इंटरसेक्शन जितना ही है, इसका मतलब है ए सेट क्या है, छोटा सेट है। तो इसका मतलब है ए एक ऐसा सेट है जो बी के अंदर ही है, बी बड़ा सेट है, ए छोटा है। तो इसका मतलब है ए इज सबसेट ऑफ बी। तो ए पार्ट आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट एमसीक्यू है आपका 20th। पी ए दिया हुआ है 1/2, पी बी दिया हुआ है आपको 0, पी ए बाय बी आपको फाइंड करना है। पी ए बाय बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये आ जाएगा आपका पी ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 0। डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं होना चाहिए, अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फंक्शन या वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाती है। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया सी पार्ट। तो ये था आपका सेक्शन ए। सेक्शन बी मैं अपलोड करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत लंबी हो जाती है। सो आई होप ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहे हैं। इन केस आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और आई होप ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो टिल आवर नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।